क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में जुट गई है बीजेपी? क्या नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है या फिर नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए बीजेपी ने कोई नया प्लान बनाया है? ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में तब उठने लगे जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनसे जुड़े करीबी लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की। दिल्ली, जयपुर, नागपुर में संजीव हंस से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी ने इस छापेमारी में 23 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बिहार ऊर्जा विभाग के चीफ सेक्रेटरी रहे संजीव हंस के खिलाफ ईडी का यह मामला बिहार पुलिस की विशेष सतर्कता इकाई की प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने यह भी बताया कि पीएमएलए के तहत नागपुर में 3 भूखंड, दिल्ली में 1 फ्लैट और जयपुर में 3 फ्लैट कुर्क करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया गया, जिन्हें संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर उनकी तरफ से आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय का उपयोग करके हासिल किया गया था। संजीव हंस पर हुई इसी कार्रवाई को अब बिहार में नीतीश को सरकार पर दबाव बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि संजीव हंस की गिनती नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में होती रही है। 4 महीने पहले जब ईडी ने संजीव हंस के ठिकाने पर छापेमारी की थी, तो उस समय भी ये दावे किए गए थे कि जेडीयू की तरफ से बीजेपी कोटे के वरिष्ठ मंत्री से मोदी सरकार तक मैसेज पहुंचाया गया था कि इस मामले में नरम रुख अपनाया जाए। लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्रवाई और उससे पहले सीएम पद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, उसने तो बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। तो कैसे ईडी अब जेडीयू के लिए बनती दिख रही है परेशानी, और क्यों ईडी की कार्रवाई को विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है केंद्र की साजिश, इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन राज्य की सियासत गरमाई हुई है। अभी से तमाम दल चुनावी मोड में आ गए हैं और खासकर बीजेपी और जेडीयू सबसे ज्यादा तैयारियों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच में अभी हाल ही में अमित शाह से एक सवाल किया गया था कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेगी। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद से ये बहुत बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है, और ये सवाल नीतीश कुमार और जेडीयू के मन में भी है। और ऐसे में ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो ये भी पूछा गया कि सरकार बनने पर नीतीश कुमार ही क्या सीएम होंगे। इस पर शाह ने जवाब ही नहीं दिया, यानी शाह इस सवाल से बचते हुए नजर आए, जबकि उन्होंने ये कहा कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के टीवी कार्यक्रम में तय नहीं होते। इस तरह के फैसले लेने का अधिकार बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है, और इसके अलावा यह अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। सभी दल मिलकर तय करेंगे, तब इस बारे में मीडिया को बताएंगे। अब शाह का यह बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इससे पहले साल 2020 में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतने पर नीतीश ही सीएम भी होंगे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के पास सीएम पद नहीं जाएगा, और इसके संकेत मिले अमित शाह के उस बयान से जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया, और उससे भी ज्यादा इस बयान ने उन कयासों को और जन्म दे दिया जब इस बयान के 2 दिन बाद ही नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारी पर ईडी के छापे पड़ गए। संजीव हंस पर ईडी की कार्रवाई ने जेडीयू के अंदर भूचाल ला दिया है। दरअसल पिछले 6 महीने में देखा जा रहा है कि जब भी बीजेपी जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश करती है तो सबसे पहला निशाना संजीव हंस ही बनते हैं। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय संजीव हंस ऊर्जा सचिव थे। बिहार में ऊर्जा मंत्रालय जेडीयू के पास है। विजेंद्र प्रसाद यादव इस विभाग के मंत्री हैं, और विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार ये कहते थे कि बड़े बड़े फैसले करने में वो विजेंद्र यादव की राय लेते हैं। गठबंधन को लेकर भी वो विजेंद्र की राय ही मानते हैं। तो अब क्योंकि नीतीश ने ही कहा था कि वो महागठबंधन में विजेंद्र और ललन सिंह के कहने पर गए थे, ऐसे में बीजेपी ने ललन सिंह को तो अपने पाले में कर लिया, लेकिन विजेंद्र यादव के तेवर अभी तक बता रहे हैं कि वो अभी भी महागठबंधन के साथ ही हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि अगर नीतीश फिर से पलटी मारते हैं तो विजेंद्र यादव का ही रोल सबसे बड़ा होने वाला है। ऐसे में ईडी के छापे ने नीतीश की चिंता को बढ़ा दिया है। अब शाह का बयान और अब ईडी के छापों का जो कनेक्शन जुड़ रहा है उससे साफ है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में जुट गई है।
अब जब संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी हुई है तो उसके बाद से एक सवाल उठने लगा है कि संजीव के बाद अब किसका नंबर है। यह सवाल सबसे ज्यादा जेडीयू के अंदर ही उठ रहा है। नीतीश के करीबी से पूछताछ में जेडीयू के कई बड़े नेता भी ईडी के रडार पर आ सकते हैं, ऐसा दावा किया गया है। दावा तो नीतीश कुमार को लेकर भी हो रहा है। दरअसल संजीव हंस पर ईडी की चल रही कार्रवाई का असर नीतीश कुमार के दूसरे बेहद खास आईएएस अधिकारी तक पहुंचती दिख रही है, और ऐसा होता है तो नीतीश कुमार का असहज होना बनता ही है। संजीव हंस, उनकी पत्नी और उनके करीबियों के खिलाफ ईडी चार्जशीट भी पेश कर चुकी है, और इसमें से कुछ नाम बाद में जोड़े जाने की बात भी हो रही है। और अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारी के बेटे का हो सकता है। उसके बाद उस करीबी आईएएस का नंबर आएगा, फिर नीतीश कुमार भी निशाने पर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर नीतीश कुमार, जो पहले से ही मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मामला ईडी का है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन अब उनके करीबी ही मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है, जिसे विपक्ष के नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहने लगे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस वॉशिंग मशीन में बड़े बड़े नेताओं के दाग धुल गए हैं। तो फिर जेडीयू के करीबियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? उनके दाग क्यों नहीं धुल पा रहे हैं? कहीं मामला सीएम पद से जुड़ा हुआ तो नहीं है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईडी की छापेमारी की कार्रवाई अमित शाह के बयान के तुरंत बाद हुई है। तो क्या ईडी का छापा शाह के इशारे पर पड़ा है? वैसे ईडी गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती, बल्कि वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। वित्त मंत्री भी बीजेपी की निर्मला सीतारमण है, और बीजेपी के अंदर शाह के दबदबे को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी हाईकमान के इशारे पर ही ये कार्रवाई की गई है। अब जब चुनाव की तैयारियों में जेडीयू लगी हुई है और इसी बीच में एक पुराने मामले को उठाकर ईडी का ये अचानक से एक्शन हुआ, तो उसके बाद से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार की घेराबंदी की तैयारी तो नहीं हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद पहले से ही जेडीयू में खलबली मची हुई है। बीजेपी की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वो अपना सीएम बना सकती है, बस चुनाव परिणाम महाराष्ट्र जैसा आना चाहिए। यानी बीजेपी के पास बिना नीतीश के बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बाद नीतीश को किनारे लगाया जा सकता है, या फिर खुद नीतीश कुमार ही सत्ता बीजेपी को सौंप दें। ये काम वैसे मुश्किल लग रहा है। ऐसे में यहां तक कहा जा रहा है कि नीतीश चुनाव से पहले पाला नहीं बदले, इसलिए ईडी को भी सक्रिय कर दिया गया है। वैसे जेडीयू भी बीजेपी की रणनीति पर नजर रखे हुए है, और इसलिए पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर बीजेपी शिंदे वाला खेल नीतीश के साथ खेलने की तैयारी में है तो उसे मात ही मिलेगी, क्योंकि अब जेडीयू का रुख बेहद सख्त हो चुका है। पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बिहार में बीजेपी से गठबंधन होने पर जेडीयू ही सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी को धोखा देने की स्थिति में जेडीयू नहीं रखेगा। लेकिन मामला ईडी के चलते फंसा हुआ है, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी के जरिए बीजेपी जेडीयू को झुकाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब सभी की नजरें बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बयानों पर लगी हुई हैं कि ईडी की कार्रवाई के बाद जेडीयू इस पर क्या रिएक्शन देती है। वैसे कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है तो ईडी का अगला एक्शन नीतीश के किसी दूसरे करीबी के खिलाफ हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू ईडी के एक्शन पर क्या रिएक्शन देती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।